हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, निष्ठा का ऑनलाइन प्रशिक्षण निरंतर जारी है। इसी क्रम में अभी तक आप 9 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। दिसंबर 1 से दिसंबर 15 के बीच आपके लिए 3 मॉड्यूल और जारी किए गए हैं, जिनमें से मॉड्यूल नंबर 10 है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। और हम आज इसी मॉड्यूल के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और इसके अंतिम भाग प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपने मॉड्यूल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप आराम से अपने प्रशिक्षण को पूरा कीजिए और इसके अंतिम भाग में शामिल प्रश्नोत्तरी में किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए कृपया इस वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के बीच शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे अन्य आने वाले वीडियोस भी आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो आइए आज का मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जो है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र की प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? जैसा कि आप सभी अवगत हैं, राजतंत्रात्मक शासन वो होता है जिसमें राजा या रानी का शासन होता है। तो इसमें निर्णय लेने और सरकार चलाने का अधिकार होता है राजा या रानी को। तो हम इसमें इसको क्लिक कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? मॉक संसद का मतलब है जो हम बाल संसद का गठन करते हैं और इस तरह की संसद की कार्यवाही बच्चों के माध्यम से ही करके दिखाते हैं। कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखने के लिए, या फिर राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करने के लिए। तो हम किस लिए करते हैं इसका संचालन? राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर हैं, तो ये ग्लोब में होते हैं। स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, यह सही नहीं है, क्योंकि ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है और महाद्वीपों के साथ साथ जो भी हमारे महासागर या कुछ भी है, उन सब का सही आकार ये दिखाता है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। देखिए, दक्षिण अक्षांश यानी कि नीचे की तरफ, दक्षिण होता है ग्लोब में नीचे की तरफ। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो जाना जाता है कर्क रेखा के रूप में, जबकि जो हमारा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है वो जाना जाता है मकर रेखा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, या फिर अक्षांश की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। तो इसमें जो सही कथन है वो है कि अक्षांश की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी के बीचों बीच होती है और वो सबसे बड़ी होती है, बाकी रेखाएं उससे छोटी होती हैं। यह हमारा कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर जो ये एरो दिया है, हम इससे पूरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं पांडुलिपियाँ। तो पांडुलिपियाँ क्या हैं? पांडुलिपियाँ हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें हैं।
यानी कि थर्ड वाला यहाँ पे सही है। पहले से हम थर्ड को मैच करेंगे। शिलालेख, शिलालेख क्या हैं? शिलालेख होते हैं हमारे लेखन जो या तो पृथ्वी की सतह पर या फिर धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण है। स्मारक, स्मारक होती हैं हमारी अतीत से संबंधित इमारतें जो या तो जमीन पर खोद कर निकाली गई हैं या जमीन पर स्थित हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं ऐसी चीज़ें जो जमीन से खोदकर निकाली जाती हैं। तो अब हम देखेंगे इनको हम कैसे मैच कर सकते हैं। तो हमारा पहले का थर्ड, दूसरे का फोर्थ, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा कौन सा है जो इन सबसे मैच हो रहा है। तो ये देखिए, पहले का थर्ड और बी का फोर्थ, सी का 2 और डी का 1, ये हमारा बिल्कुल सही है। ये जिस तरह से हमने मैच किया था उसी तरह से यहाँ पर मैच हो रहा है, तो हम इसको सही कर देंगे। अब है साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक मतलब साहित्य यानी कि जो लिखा हुआ स्रोत है, तो वो हमारे होते हैं महाकाव्य, पुराण और स्मृति। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो व्याख्यान विधि का उपयोग करना, बहसों का आयोजन, पाठ्यपुस्तक को जोर से पढ़ना, ये सब इसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि है ड्रॉ, लिखें और चर्चा करें। इस तरीके से हम विभिन्न आजीविकाओं के बारे में बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? ये जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। तो ये हम पाठ्यपुस्तक से पढ़ के, व्याख्यान विधि का उपयोग करके या फिर किसी कार्य को देकर पूरा नहीं कर सकते। अगर हम परियोजना आधारित ज्ञान देते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट कराते हैं कि वो इस चीज़ की जांच करें, तो ये सबसे अच्छी विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। तो ये किस चीज़ को बढ़ावा देता है? उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, ये गलत है। पाठ्यपुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता, या फिर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का ज्ञान। इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये देखिए, अब सबमिट टू कंटिन्यू, हमने टोटल 10 क्वेश्चंस किए हैं, हमने सबमिट कर दिए और हमारा स्कोर पूरा 10/10 है। तो इस तरह से हम इस प्रश्नोत्तरी को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।